Very good afternoon to all of you. This is Saurav in front of you and welcome to the Don't Defend Dreamers Private Limited. Okay, तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स पे, जो इससे सेकंड लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, जिसमें पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्रेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वेक्टर, स्केलर, प्रोडक्ट और स्केलर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सब लोग उस वीडियो पे जा सकते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो मेरा बेसिकली होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। क्लियर? तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक स्पेशल टाइप का मोशन जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कवर करता है एक साथ, या फिर आप बोल सकते हो द मोशन इन अ प्लेन, जो मोशन प्लेन पे होता है। देखो, अगर आप देखोगे एक कार है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक कार है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा वाई एक्सिस पे होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। दैट इज कॉल्ड द मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड द मोशन इन वन डायमेंशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अब यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में, 2D। यानी कि अगर मैं कहता हूं ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप का मोशन, जैसे मान लो ये एक पत्थर है, इस तरीके से इसको हमने प्रोजेक्ट किया। नाउ दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन इन अ प्लेन, जो x और y एक्सिस दोनों पे एक साथ होता है। अगर मान लो किसी पत्थर को जब मैंने फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है आपकी इस तरीके से, जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u। अब देखो, ये अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी u ओनली। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर थीटा है तो यहां पर भी उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, थीटा। दैट्स द रूल। ये पहली दो बातें जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जिस वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो उसी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करता है। जिस एंगल से उसे प्रोजेक्ट किया जाता है वो उसी एंगल पे स्ट्राइक करता है। दैट्स द रूल नंबर 1। सेकंड थिंग, हर एक वेक्टर जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो मोमेंटम हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एवरी सिंगल वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स। क्लियर? नाउ लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूं इसके दो कंपोनेंट्स है, दैट इज ux कंपोनेंट एंड दैट इज uy कंपोनेंट। तो यहां पे आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। हियर ux कैन बी रिटन एज u cos थीटा एंड uy कैन बी रिटन एज u sin थीटा। ये कंपोनेंट्स हैं आपके पास जो, जिसमें x को लिखा जाता है cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को मेंशन किया जाता है विद द sin थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास यहां पे जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस पे ध्यान देना आप सब लोग। यहां देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, आप देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर चले गया, यहां पे गया, फिर ये यहां पे जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, देन ये नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, ये होगा इसका मोशन। अब हर एक पॉइंट पे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। मैंने अभी बोला आप लोगों को हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट पे मुझे इसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये हुआ इसका ux और यहां पर ये इसका u और ux दोनों बराबर होते हैं। फिर यहां पर ux, देन एंड एट द एंड ये हुए इसके x कंपोनेंट्स। अब ऐसे ही इसके y कंपोनेंट्स भी होंगे। y कंपोनेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, uy here uy विल बी 0 और यहां पर uy की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एट द एंड uy इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर है, जो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे, ऊपर जाते जाते uy कंपोनेंट छोटा होता रहता है, जबकि नीचे आते आते uy कंपोनेंट वापस अपना पोजीशन कवर करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पे दो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है वो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है उसी एंगल पे स्ट्राइक करेगा। पहला रूल। दूसरी बात,
हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एट द हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये होता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू यूएक्स। जो वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे वो किसके बराबर होती है? यूएक्स कंपोनेंट के बराबर, वो जीरो नहीं होती। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि एट द हाईएस्ट पॉइंट यू वाई इज इक्वल टू जीरो। लेट्स से दिस पॉइंट इज P. So at point P, uy is equal to 0, but u is equal to ux. यानी कि आप क्या बोलोगे? In a projectile motion, the velocity at the highest point is ux. That's the rule number 2. Clear? Now ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, इनको बार बार डिस्कस नहीं किया जाता है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम यहां पे बात करेंगे आगे अगले टाइप की, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलो कोई नहीं, यहां पे स्क्रीन पता नहीं कहां चलेगी, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमने क्लियर कर दिया, यूएक्स और यूआई कंपोनेंट ऑलरेडी उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हम यहां पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो वो बातें कौन कौन सी होंगी, अब इनको समझना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहली चीज, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, दैट इज एंगल थीटा एंड दैट इज एंगल थीटा। ये यहां से उसने स्टार्ट किया और वो यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u और यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात आती है o से लेकर p तक और p से लेकर वापस q तक। तो ये जो टोटल टाइम था O से लेकर P और P से लेकर Q तक जाने का, ये जो टोटल टाइम था, ये टाइम कितना होगा? दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड थिंग, ये जो हाईएस्ट पॉइंट, मतलब किस टाइम किस पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आना शुरू, ये देखो पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ये हाइट कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करनी है। और एट द एंड जो सबसे लास्ट में हमें क्या देखना है? ओ क्यू, यानी कि इस O से लेकर Q तक की दूरी, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज देखो आप समझते हो ना क्या होता है। देखो बचपन में हमने क्या करा, हमने पत्थर फेंके। जब हम पत्थर फेंकते थे तो हम क्या करते थे, जैसे बोलते थे इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, तो हम क्या बोलते थे, यहां से और वो पत्थर कहां पे टकराया इस डिस्टेंस, हवा में नहीं नापते थे हम लोग। क्या करते थे, जहां पे खड़े होकर के और जहां तक वो पत्थर जाता था, जहां पे वो दोनों चीजें टकराएंगी उस डिस्टेंस को नापा जाता था। यहां से मैंने फेंका और वो यहां पे जाके टकराया, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द रेंज। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से। द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, सबसे पहले हम इससे डिस्कस करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो क्या होगा, मेरे को पता है, देखो इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड v इक्वल टू u प्लस at। ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसका इस्तेमाल मैं यहां पे कैसे करूंगा, यहां देखना, v इक्वल टू u माइनस gt। ऐसा क्यों? अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं कुछ इस तरीके से, तो O से स्टार्ट किया P पे और P से Q, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, O से लेकर P तक का टाइम निकाल रहा। O से लेकर P तक पहुंचने में जो टाइम लगता है मान लेते हैं वो T है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज y कंपोनेंट, v विल बी 0, uy माइनस gt होगा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा uy इज इक्वल टू gt, जिसमें मैं uy को किसके बराबर लिख सकता हूं, u साइन थीटा के बराबर। तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आपके पास फाइनली टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा u साइन थीटा
अपॉन जी। सो दैट्स द फॉर्मूला फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि ओ से लेकर पी तक जाने का जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। नाउ अब एक बात आती है आपके पास बेटा कि अगर किसी पत्थर को ऊपर पहुंचने में एट द हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं, किसी पत्थर को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा? रूल इज क्लियर, 2 सेकंड लगेंगे। जितनी देर में ऊपर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे उतनी देर में वापस आएगा, यानी कि अगर ऊपर जाते हुए टी है तो नीचे आते हुए भी टी होगा, टोटल टाइम 2t होगा। यानी कि यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर यहां पर जो टाइम है वो कितना है, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो फॉर्मूला बन गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे, डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको कर दी है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। देन हम मूव करते हैं किसकी तरफ, हाइट की तरफ। ये रही आपकी हाइट h। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है तो हम यहां पे माइनस का 2gh लेंगे और y कंपोनेंट ले। y क्यों ले रहे, क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल होगा तो हम क्या लेंगे ux, वर्टिकल होगा तो uy, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो ये आ गया आपके पास 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होगी वो हम इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहां तक तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कर दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, हाइट भी कर दिया प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत आराम से हो गया। अब यहां पे हम तीसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, तीसरा फॉर्मूला रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इस पे ध्यान देना आप सब। हमने स्टार्ट किया यहां से, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया हमने इस O पॉइंट से और इसको भेजा हमने कहां पे, Q पे, और ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट था P। रेंज क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया, जहां से मैं पत्थर फेंकूंगा और कहां पे वो स्ट्राइक करेगा, तो ये जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड रेंज। एक तरह से डिस्टेंस ही है, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस ही तो वही है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ut। अच्छा u क्या होगा, y होगा या x होगा। जैसा कि मैंने हाइट और टाइम में डिस्कस किया, हाइट और टाइम को हम ऊपर की तरफ देख रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पे हमें y कंपोनेंट की जरूरत थी। यहां पर डिस्टेंस को हवा में नहीं नापते, डिस्टेंस को कैसे नापा जाएगा कि भाई मैंने यहां से खड़ा था और यहां से यहां तक पत्थर फेंका, तो मैं ये वाला डिस्टेंस देखूंगा, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो यहां पे मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, ux। क्लियर। तो रेंज का एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास r इक्वल टू ux इंटू टी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ux बोले तो u cos थीटा, टाइम बोले तो 2u साइन थीटा अपॉन g, होगा ऐसे। अब यहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कैसे करोगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होगा। और यहां से इसको कैसे कर दोगे, r इज इक्वल टू, अब बेटा देखो ये फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये फॉर्मूला बन गया, किस चीज का, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला था 10th क्लास में, क्लियर। तो हम इसको यहां से लिख लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी। सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो हमने यहां पे 3 फॉर्मूले डिस्कस कर दिए। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने डिस्कस किया टाइम, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। देन हाइट क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड एट द एंड रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं हमने आपस में अभी डिस्कस कर लिए। अब एक सबसे पहली चीज, पहले आप इस चीज को पूरा देख लो, ध्यान से समझ लो, और कोई भी डाउट अगर यहां तक आपके पास है तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो ताकि हम उस चीज को आगे डिस्कस करें। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपके रिलेटेड होंगे किससे? प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन यही था जो हम ये देख रहे थे अब तक। देखो मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था किस तरीके से एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। जो यहाँ पे ब्लू मार्कर आप देख रहे हो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कंपोनेंट को। जो रेड मार्कर आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे को कम हो रहा है, सबसे ज्यादा है फिर कम हो गया एंड देन कम, और यहां पे आते आते खत्म हो गया। हुआ यहाँ पे टॉप पे एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज इक्वल टू 0। देखो ये आपका ui कंपोनेंट है ना, ये आपका ui कंपोनेंट है, फिर ये और छोटा हो गया, ठीक है, फिर ये और छोटा हो गया और एट द हाईएस्ट पॉइंट ui कितना हो जाएगा? 0। और धीरे धीरे नीचे आते आते फिर ये वापस बढ़ने लगेगा। ओके, देखो यहां पे भी मैंने इस चीज को आपको मेंशन किया है, पूरा डायग्राम आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहां पे एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना बेटा, देखो क्योंकि कंफ्यूजन, देखो जो रूल्स हैं उनको क्लियर रखना है। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में? इनिशियल वेलोसिटी जो होती है प्रोजेक्शन की, फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फाइनल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन नहीं, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फाइनली जिस एंगल पर वो हिट करेगा वो भी सेम रहेगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट ui विल बी 0, u और फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट किसके बराबर होगी? u विल बी इक्वल टू ux। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं इसको। अब यहां से हमारे पास आएंगे द रिलेशंस बिटवीन हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ये आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हाइट हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस डेरिवेशन को। इसके बाद आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है रेंज, जो आपके पास ये फॉर्मूला था दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, यहां पर इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जाता है कई बार, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये है ना आपके पास फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखो अब क्या होगा, जैसे टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन g, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2uy अपॉन g लिख सकते हैं, क्योंकि u साइन थीटा किसके बराबर होता है? y कंपोनेंट के बराबर। उसके बाद आती है हाइट इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? uy का स्क्वायर अपॉन 2g होगा। और एट द एंड आता है रेंज। रेंज को लिखा जा सकता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, यही होता है ना। अब देखो इसको ना एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करूंगा मैं? यहां पे देखो 2u साइन थीटा और u cos थीटा अपॉन g, एक ही बात है, u स्क्वायर है ना, तो u साइन थीटा u cos थीटा अलग अलग लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकेगा? 2uy ux अपॉन g। तो ये आपके पास फॉर्मूले 3 जो बन जाएंगे, ये कंपोनेंट्स की टर्म्स में बनेंगे। कई बार क्या होता है ना, हमें कंपोनेंट्स ही गिवन होता है, हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रखना है अपने आप को। और बाकी मैं अब आपको रिलेशंस आगे बताता हूं। ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टाइम हो गया, हाइट हो गया, रेंज हो गया। अब आपके पास कुछ रिलेशन, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई है ये रही सारी की सारी। अब यहां से आपके पास कुछ रिलेशंस आते हैं जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछता हूं कि बेटा अगर सोच के देखो, मान लो एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, इसको थोड़ा छोटा, चलो ठीक है डन।
यहां से हमने क्या किया, मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। और इसी जगह से एक और एंगल, एक और प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से, और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। दोनों के दोनों एक ही जगह से प्रोजेक्ट हुए 60 और 30 डिग्री पे। अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट विल बी द रेंज इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में रेंज क्या होगी। आप सिंपल से इसे कर सकते हो, करने का तरीका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। पहली बारी में थीटा आपका 30 होगा तो आप यहां पे पुट करोगे, फिर 60 होगा तो फिर आप उसे पुट करोगे, और जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी आप उसे सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलो, ये तो आपका लॉन्ग मेथड जो आप 11th क्लास में करते हो, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लेते हैं हम लोग। R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं दोनों को कर देता हूं यहां पे, ध्यान से देखना सबके सब। तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है ना, तो 60 अपॉन जी। और यहां पर आ जाएगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी, बनेगा 120 हो जाएगा ना वो। अब यहां पे देखना, R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 60 बोले तो √3/2 होता है। दूसरी तरफ R2 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 120 कैन बी स्प्लिट लाइक साइन 90 प्लस 30, लिखा जा सकता है ऐसे, साइन 90 प्लस 30, या फिर साइन 180 माइनस 60 भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। साइन 180 माइनस 60 करोगे तो भी 120 आएगा, साइन 90 प्लस 30 करोगे तो भी 120 आएगा, ठीक है। अब साइन 90 प्लस 30 किसके बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर, कॉस 30 के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो अगर आप यहां पे एक चीज नोटिस करोगे, देन इन बोथ द केसेस रेंज इज सेम। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो एंगल्स इस तरीके से दिए जाते हैं कि उनका सम 90 है, कोई भी दो एंगल्स इस तरीके से दिए जाते हैं कि उनका सम 90 है, इन दैट सिचुएशन द रेंज विल बी सेम, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, यहां पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ 25, ठीक है, 25 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने किया है लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। अब 65 पे और 25 पे अगर हम कोई एंगल करते हैं, इन बोथ द केसेस द रेंज विल बी सेम, बिकॉज इनका जो सम है दैट विल बी 90, दैट विल बी 90। याद रखना, रेंज विल बी सेम एट सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? The two angles which have sum equal to 90 degree, that is called supplementary, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, दो एंगल्स जहां पे सम 90 हो जाता है वो सप्लीमेंट्री कहलाता है, और हर सप्लीमेंट्री एंगल पे आपका जो रेंज होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। इस चीज में कोई भी आपको फालतू क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन किस टाइप से आया था मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, that two balls are projected at an angle of 30 and 60। ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूं। Two balls are projected at an angle of 30 and 60. The range at 30 degree is equal to 100 meter. So find the range at 60 degree. The answer will be 100. ठीक है, सिंपल। तो यहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब एक और चीज, अब एक रिलेशन और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो रिलेशन क्या होगा? क्वेश्चन है टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 और 60। मैं दोबारा ले लेता हूं, ठीक है, 30 एंड 60 अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज 30 and 60। डन। नाउ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफरेंट फॉर बोथ। ये बात आपको डायग्राम से नजर आ रही है। पहली बारी में टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकेंड और दूसरी बारी में टाइम ऑफ फ्लाइट है
4 सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज। ठीक है, यहां पर रेंज फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे आराम से हो सकता है। कैसे कर सकते हो, ये आपको फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, इस वाले फॉर्मूले से करोगे। फिर जो भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करोगे, वैल्यूज निकाल के यहां डाल दोगे। तरीका है, थोड़ा लंबा पड़ेगा पर आपको आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक तरीका बताता हूं। अगर ये सिर्फ तभी वैलिड है जब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, T1 T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन G. That's the relation between the time of flight at supplementary angles and the range. आप डायरेक्ट कर सकते हो इसे, that is 4 to 8 इक्वल टू 2R अपॉन G. तो G की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हो, मैं बता रहा हूं, G की वैल्यू अगर आप 10 लेते हो तो कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 40 मीटर. दैट्स द रेंज. ठीक है, ये रिलेशन आपको नोट करना है. ये कब वैलिड है, जब सप्लीमेंट्री एंगल्स पे टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन होगा, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट एक रिलेशन और बताता हूं. अगर सेम एंगल्स ले लेते हैं, फिर से मैं आपको सेम एंगल्स पे बता देता हूं. ये आपका 30 और 60 वाला सीन है, ये फिर से 30 और ये फिर से 60 ले लेते हैं. ठीक है, ये आपका 30 और ये आपका 60. इस बार इसकी हाइट ले लेते हैं, h1 इज इक्वल टू 10 मीटर और h2 इज इक्वल टू 20 मीटर. अब क्वेश्चन फिर से वही, फाइंड द रेंज. अब फिर से वही चीज करनी पड़ेगी. अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो करने का फिर से तरीका देखो. अगर मैं बेसिक जो 11th क्लास का ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप बोलोगे, वो तो सिंपल है. h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये फॉर्मूला है. थीटा की वैल्यू आपको 30 गिवन है. यू स्क्वायर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रेंज के फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल दोगे. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता ना. दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि हम पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इस तरीके से इसको यूटिलाइज करते फिर. हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h1 h2 इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ओनली. याद रखना, ये सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए लगेगा, अदरवाइज फिर ये चीज बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी. क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है तो दो रेंज आएंगी. सप्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज एक ही आएगी, तो आप उसको इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 20 इंटू 10 200. तो रेंज इज इक्वल टू 4 इंटू 200. तो ये आ जाएगा आपके पास 40√2. डन है ना. तो ये आपके पास हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप एक जगह पे नोट कर सकते हो. जैसे कि आप देख रहे हो, हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन ये तब है, देखो वो तो था प्रोजेक्टाइल मोशंस पे, तो मैंने आपको बता दिया. अब आपके पास यहाँ पे एक, जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हो, tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r. ये फॉर्मूला कब है, अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूं. क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अगर मैं जो प्रोजेक्टाइल है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूं आपको, फिर हम इसको करते हैं. tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r. तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको. मैंने आपको बोला देयर इज अ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड द हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर. फाइंड द रेंज, है ना, फाइंड द रेंज. अब आप रेंज देखो, प्रोजेक्ट जो सप्लीमेंट्री थे वो फॉर्मूले अलग है, यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही एंगल है 60. और अब आपको करना है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r. तो tan 60 इज इक्वल टू 400 अपॉन r. tan 60 बोले तो √3 इज इक्वल टू 400 अपॉन r. तो रेंज कितनी आ जाएगी, 400 अपॉन √3. क्लियर, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से सॉल्व. दैट्स द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड द हाइट. अब यहां पे एक रिलेशन और मैंने आपको यहां पे दिया है, एट द दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट. मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए.
मैक्सिमम रेंज कब होती है? मैक्सिमम रेंज होती है आपकी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और मैक्सिमम हाइट होती है आपकी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दैट केस रेंज विल बी ट्वाइस ऑफ हाइट, दैट इज द केस व्हेन दे आर एट मैक्सिमम। याद रखना, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, देन दिस इज फॉर द फॉर्मूला, हाइट एंड रेंज, देन दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये हाइट और टाइम का रिलेशन है आपस में, uy इक्वल टू 4h अपॉन t। इसके अलावा आपके पास रेंज और टाइम एंड एट द एंड रेंज एंड हाइट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था, एट सप्लीमेंट्री एंगल्स 4h1 अपॉन h2। ऐसे और फॉर्मूले भी हैं जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज क्या है? इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज, जो कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर ही रहते हैं ना। मैंने आपको रूल नंबर 1 सबसे पहले ये बात बताई थी, सो ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? u cos थीटा एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर बाई चांस यहां पे u cos थीटा ना होता, uy इक्वल टू 0 होता, तो वो भी सही होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द वेलोसिटी? ux, u cos थीटा के बराबर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, टू इक्वल मासेस। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये टू इक्वल मासेस आर प्रोजेक्टेड एट द सेम एंगल फ्रॉम 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय देयर रेंज। ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहां से हमने क्या किया, एक पत्थर है यहां फेंका, मतलब इस पत्थर को इस पॉइंट से इधर फेंका, और एक पत्थर यहां है उससे इसको इधर फेंका। यानी कि मैं दोनों तरफ से मेंशन करता हूं इसको कुछ इस तरीके से। ये पत्थर यहां जा रहा और ये वाला पत्थर यहां आ रहा। ठीक है, दोनों आ रहे। अब दोनों की एंगल सेम है, दोनों की वेलोसिटीज सेम है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा क्योंकि मास भी सेम है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह पहुंचेंगे। भाई सीधी सी बात है, दो लोग अलग अलग जगह से एक ही स्पीड से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी पॉइंट पे एक ही साथ पहुंचेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस लेता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों के दोनों एक साथ पहुंचेंगे। हियर इट हैज वेलोसिटी mv और यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस mv, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर टर्म। अगर एक पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। व्हाट विल बी द सम इन दैट केस? दैट इज 0। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे सॉल्व नहीं करना है, याद रखना, डायग्राम पिच करना सीखो। अगर डायग्राम हमें समझ में आ गया एक बार, देन सॉल्यूशन बड़ी चीज नहीं होती। ओके, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। If two bodies projected at an angle of 30 and 60 respectively with the same velocity, then their ranges are same। अब भी अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ए, a particle covers 50 meter distance when projected at an angle with an initial speed on the same surface, it will cover a distance when projected with double the initial speed। क्या कहना चाह रहा है वो कि पहले उसकी रेंज कितनी थी? 50 थी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा तो रेंज कितनी हो जाएगी? ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो एक बात क्लियर है कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है u स्क्वायर के। वेलोसिटी बढ़ेगी, रेंज बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? r1 अपॉन r2 इज u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज r1 की वैल्यू आपको गिवन है, r2 आपको निकालना है, u1 कितना है? u1 आपको u1 ही गिवन है, u2 जो है वो डबल है u1 का, u2 जो है वो डबल है u1 का। तो लेट्स से स्क्वायरिंग दीस टर्म्स, तो आपके पास u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? 50
अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4। तो R2 कितना आ गया आपके पास 200। ठीक है, बस आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। उसके बाद देखो हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि वेलोसिटी और रेंज आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो सिंपल है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। क्या बोला था मैंने कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो रेंज और हाइट का रिलेशन क्या होता है, दैट इज R इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। क्लियर, दैट इज डी इज द ऑप्शन। ये अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराई है, आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। That is, क्या है क्वेश्चन, a cricketer can throw ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। एक क्रिकेटर है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि जो रेंज है वो 100 मीटर है, जो मैक्सिमम रेंज है। विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। इसी एफर्ट के साथ वो उस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना चाहता है, तो कितनी हाइट तक वो इसे फेंक पाएगा, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज। नाउ अब देखो जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे वो कहां पे काम आते हैं। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। यहां पे इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाइट और रेंज था। अब मैंने एक रिलेशन बताया था मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, दैट इज r इज इक्वल टू 2h, दैट इज 100 अपॉन 2, दैट इज द आंसर 50 मीटर। खत्म। देखो एक सेकंड में अगर हम पेन ना भी उठाएं तो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। अगर हमें याद है कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के रेंज जो होती है उसका रिलेशन क्या है, मैक्सिमम रेंज हमेशा मैक्सिमम हाइट की डबल होती है। मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूं बेटा, आप लोग इस बात को जोड़ देना। नॉर्मल हाइट और रेंज के केस में फॉर्मूला ये रहा, मैक्सिमम हाइट और रेंज के केस में फॉर्मूला ये रहा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, हम इसको फाइनली आज खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। यहां तक अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि हम लोग इस चीज को कल डिस्कस करें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय टू ऑल।